नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आरए ओनली लव। आइए एक छोटा-सा रिकैप लेते हैं। रिधिमा ने अपना एंट्रेंस क्लियर कर लिया था और अब उसे एडमिशन लेना था, शिफ्ट होना था। नेहा और रिधिमा जब शॉपिंग के लिए पहुंचे थे तो संजना ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था, रिधिमा के द्वारा भेजी गई लोकेशन पाकर। अब ये लोग शॉपिंग करने लगे थे। शॉपिंग करते करते संजना ने वो देखा जो बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला था। डॉक्टर भटनागर किसी लेडी के साथ एक ज्वेलरी शॉप में मीटिंग कर रहे थे। डॉक्टर भटनागर को पहचान गई थी संजना और उस लेडी को पहचान गई थी रिधिमा। ये तीनों शॉपिंग कर कर घर के लिए निकल गए थे। वहाँ डॉक्टर शफी ने आलिया को एक सरप्राइज दिया था। वो लोग अपना घर खरीद रहे थे। घर उन्हें पसंद आ गया था और उन्होंने उसकी बुकिंग भी कर ली थी। डॉक्टर निधि परेशान थी अपने मन के हाल से। संजना के कुछ कहने पर उन्होंने यही कहा कि वो थोड़े दिन थोड़ी टाइम तक दूर रहें। तो यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर मेहता? रिधिमा ने नॉक करके पूछा था दरवाज़ा डॉक्टर मेहता के कैबिन का। अपनी चश्मे से अपनी आँखों को ज़रा ऊपर किया था डॉक्टर मेहता ने। कम इन बेटा, सिट। अब डॉक्टर मेहता ने भी एक जो शेड लगाया हुआ था अपने काउंटर पर, अपनी टेबल पर, वो उन्होंने हटा दिया था। अब डॉक्टर मेहता ये क्यों हटा दिया? ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई और अपने ही स्टाफ से पर्दा करती रहूँ मैं कब तक? डॉक्टर मेहता ज़रा अपने मास्क में ही मुस्कुराई थी। क्या हुआ रिधिमा बेटा, कोई काम, इमरजेंसी? नहीं डॉक्टर मेहता, वो मैंने आपको एग्ज़ाम के बारे में बताया था ना। हाँ हाँ, वो वो मैंने क्लियर कर लिया है। वाह, क्या बात है बेटा। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। जी, तो मुझे अब वहाँ शिफ्ट होना होगा। इसके लिए मैं हैप्पी नहीं हूँ, डॉक्टर मेहता ने कहा। बट डॉक्टर मेहता, जाना तो होगा। क्या कर सकते हैं? मैं रिधिमा को रोक भी नहीं सकती क्योंकि रिधिमा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, राइट? अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई थी डॉक्टर मेहता ने ये कहते हुए। उनकी आंखों में बहुत चमक थी रिधिमा का ये न्यूज़ सुनकर कि उसने एंट्रेंस क्लियर कर लिया है, वो अब शिफ्ट हो जाएगी, अब वो डॉक्टर बनेगी। वैसे तो उसे हर काम आता ही है लगभग लगभग डॉक्टर का, लेकिन कुछ कायदे कानून हैं जो शायद कहीं कहीं काम आ जाते हैं, कहीं कहीं बहुत वियर्ड हो जाते हैं, बहुत बदतर तरीके से यूज़ होते हैं, तो कहीं कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो बेसिकली रिधिमा यहाँ ऑफ़ लेने आई है। और ऑफ़ क्या, मे बी मेरा हॉस्पिटल छोड़ने आई है। नहीं नहीं डॉक्टर मेहता, कोई बात नहीं। तो आप लीव ग्रांट कराने आई हैं। 2 साल की कौन लीव देगा? तो ये समझूँ मैं कि मेरी हॉस्पिटल की, मेरी सबसे होशियार मेरा सबसे बेहतरीन स्टाफ आज मुझे अपना रेजिग्नेशन देने आया है। जब डॉक्टर मेहता ने ये कहा तो रिधिमा की आंखें नम हो गईं और उसने अपनी आंखों को झुका लिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसे आंखें नहीं झुकाते, प्राउडली अपनी आंखें सामने रखो। जी डॉक्टर मेहता, वो तो बस मैं जानती हूँ, इमोशनल है ना, इमोशनल अटैच। एक लिफाफा जो रिधिमा ने अपने हाथ में लिया हुआ था वो हल्का हल्का उसने टेबल से आगे की तरफ सरका दिया। उस लिफाफे को देखकर डॉक्टर मेहता ने रिधिमा को देखा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। और जब भी ज्वाइन करना तो मेरे पास ही आना। जी डॉक्टर मेहता। गो। अच्छा, आज ड्यूटी करनी है कि नहीं? हाँ करनी है। रिधिमा ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने कदमों को
बाहर की तरफ मुड़ा था। अच्छा सुनो बेटा, रुक गई थी रिधिमा और मुड़ी थी डॉक्टर मेहता की पुकार पर। अभी तो मैं गले नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ, शाम को जाते वक्त मेरे पास ज़रूर आना। डॉक्टर मेहता की इस बात ने रिधिमा के दिल को ज़रा सा कंपा सा दिया, क्योंकि डॉक्टर मेहता ने रिधिमा को हमेशा हमेशा एक माँ की तरह रखा इस हॉस्पिटल में। जी, अगर ये पैंडमिक ना होता तो मैं अपनी रिधिमा के लिए फेयरवेल ज़रूर रखती, लेकिन इट्स ओके डॉक्टर मेहता। वैसे भी नर्सिस के लिए कौन फेयरवेल रखता है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन फेयरवेल तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन शाम को मुझसे मिलते जाना, ओके? जी बिल्कुल। रिधिमा ने ये कहकर अपने कदमों को फटाक से बाहर कर दिया था इस कैबिन से। सांझ अपने हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हॉस्पिटल में पहुंचकर उसने अपनी ड्यूटी, मतलब जो इनिशियली राउंड लेती थी वो ले चुकी थी। और इस बीच उसे पता लगा था कि उन मरीज़ों में और बढ़ोतरी होने लगी है। जो पहले मरीज़ दाखिल हुए थे, इस चीज़ को लेकर उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है, जिससे उसका दिमाग चकरा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी तक कुछ जाना क्यों नहीं, कुछ ढूंढा क्यों नहीं, वो कुछ सर्च क्यों नहीं कर पाई। यही सब सोचते सोचते संजना अपना राउंड पूरा कर रही थी। राउंड पूरा करते करते उसके दिमाग में एक स्विच ऑन हुआ। मैंने तो मेडिसिन सेक्शन चेक ही नहीं किया, क्या पता वहाँ नहीं, वहाँ वो ये मेडिसिन रखेंगे ही नहीं, लेकिन एक बार चेक करने में क्या जाता है। अब अपना राउंड पूरा करके संजना ने कार्डबोर्ड वहीं लटका दिया और फट से अपने कदमों को वो मेडिसिन सेक्शन की तरफ बढ़ाने लगी थी। पहुंच गई थी वो मेडिसिन सेक्शन में। वहाँ जाना सबको अलाउड नहीं था। यहाँ संजना ने अपना डॉक्टर वाला बैच दिखाया और वो इस हॉल में घुस गई। कितना चिल्ड किया हुआ है, इतना चिल्ड रखता है क्या कोई। वो दूसरे हर मेडिसिन सेक्शन में अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग टेम्परेचर की मेडिसिन को रखा जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही लोअर टेम्परेचर वाले एरिया में घुस गई थी, जहाँ पर इन्फ्यूल रखे गए थे, इंजेक्शन रखे गए थे, जो बाई वीनस दिए जाते हैं, जो बाई मसल्स दिए जाते हैं, जो बाई फ्लूइड दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे तो वो एक एक खाने को, एक एक बॉक्स को सर्च करने लगी थी, उनके नाम पढ़ने लगी थी, अपनी उंगलियों से बाकायदा लेटर बाय लेटर वो चीज़ें चेक कर रही थी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऐसे करते करते वो करीबन 4 सेक्शन को चेक कर चुकी थी। जब वो 5वें सेक्शन में घुसी तो उसे एक कोने में एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दिया। ये क्या है? ये तो नहीं, ये उस बॉक्स में कुछ मेडिसिन्स थी जिन्हें इंजेक्ट किया जाता था। संजना ने एक एम्फिल निकाल कर ज़रा अपनी निगाहों के ठीक सामने किया और उस पर नज़र पड़ी उसकी नज़रों को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस एम्फ्यूल की बोतल पर कुछ तो गड़बड़ थी। क्योंकि जो लेबल लगाया जाता है उसमें उसे कुछ गड़बड़ दिखाई दी थी। क्योंकि जब वो दूसरी साइड से देख रही थी तो जो लेटर्स थे वो ऊपर नीचे दिख रहे थे, लेकिन जब वो लेबल को फ्रंट साइड पे देख रही थी तो ऐसा कुछ नहीं था। जब एक शीशे की गिलास या बॉटल में जब 2 लेबल आप सामने की तरफ से चिपका दो और उसे उस जगह से पढ़ो जहाँ से वो शीशी बिल्कुल साफ़ है, उस शीशी पर कुछ भी नहीं चिपकाया गया, तो साफ दिखाई देता है। जो लेबल पर लेटर्स लिखे होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को छुपा नहीं पाते। बस वही पकड़ा था संजना ने और फट से उस एम्पुल की बोतल को अपनी जेब में रखा था और यहाँ से चतुराई से वो निकल गई थी। उसकी चतुराई से भी ऊपर चतुर लोग बैठे हुए थे। यहाँ से निकलते हुए संजना को एक वार्ड बॉय ने देख लिया और ये वार्ड बॉय ज़रा वफादार है डॉक्टर भटनागर का। उसने अपनी आँखों को ऐसे बीछा जैसे
वो बहुत दूर तक संजना को घूरना चाहता हो, लेकिन संजना दाईं तरफ मुड़ गई थी, जिससे उसकी निगाहों से वो ओझल हो गई थी और उसकी निगाहें बड़ी हो गई थी। वो फट से उस मेडिसिन सेक्शन में घुस गया था क्योंकि उसके पास पास था। उसने सारी चीज़ें चेक की थी। अब उस बुद्धू को इतना नहीं समझ आया कि उसमें से एक एमफिल बोतल सॉरी गायब हो गया है। उस पे एक बहुत अच्छा मुहावरा है कि सयाना कौवा हमेशा क्या खाता है। हाँ, समझ गए आप लोग। उसने ये चेक नहीं किया। उसने फट से डॉक्टर भटनागर को फ़ोन लगा दिया। साहब, यहाँ पर एक लड़की आई थी, वो कुछ चेक कर रही थी यहाँ पर। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं यहाँ मेडिसिन सेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कौन आया था वहाँ? पता नहीं। पता लगाओ ये वही लड़की तो नहीं, और पता लगा के कंफर्म करके मुझे बताओ। जी साहब, मैं बताता हूँ, जल्दी करो। ये कहकर मैं डॉक्टर भटनागर ने फ़ोन कट कर दिया। अब जिन पेशेंट की हालत बद से बदतर हो रही थी, वो एक के बाद एक अपनी जान छोड़ते चले जा रहे थे। ऐसे करते करते 5 लोग इस दुनिया से चले गए, जिनकी मौत का कारण कोविड बिल्कुल नहीं था। उन 5 लोगों के घर वालों को वो बॉडी दी ही नहीं गई, ना ही कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई। उसको हॉस्पिटल के तहत, उन पाँचों को हॉस्पिटल के तहत दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया। ना उनके घर वालों को बताया गया, ना ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट को। अब ये बात ज़रा उड़ सी गई थी और इस हॉस्पिटल के डीन तक पहुंच गई थी। हॉस्पिटल के डीन ने बड़े बड़े जो तबके पर बैठे हुए थे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, उनको बुलाया, उनसे मीटिंग की, और उन लोगों ने भी यही कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये डेथ हो कैसे रही है, लेकिन ये कोविड से नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हें कोविड में नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे। ये बात थी उन बड़े बड़े ओहदों पर बैठे डॉक्टर्स की, जो एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे। डीन का ज़रा दिमाग घूम गया था। उसने चिल्ला चिल्ला कर कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता इन डॉक्टर्स को, वो क्या ही कहेंगे। तो ये मीटिंग ज़रा अब यहाँ पूरी हो गई थी। शाम हो गई थी। डॉक्टर मेहता से मिलकर रिद्धि माँ को ज़रा मम्मी का ख्याल आया था, माँ का ख्याल आया था। माँ और छोटू को वो ये बात पहले ही बता चुकी थी, इंट्रेंस की और शिफ्ट हो जाने की बात आई थी कि घर कैसे चलेगा, जिसके लिए पापा पहले ही कंफर्म कर चुके थे रिद्धिमा को। तो उसकी चिंता रिद्धिमा को करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। नेहा को उसने कॉल करके उसके घर पर कह दिया था कि वो थोड़ा लेट आएगी, लेट पहुँचेगी। और रिद्धिमा पहुँच गई थी घर छोटू और मम्मी के पास। मम्मी वैसे ही उससे नाराज़ हुए, उसके लिए पराठे बनाने लगी थी। तभी रिद्धिमा किचन में गई थी और अपनी मम्मी को उसने पीछे से हक कर लिया था। माँ, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? क्यों? मम्मी ने कुछ नहीं कहा, ना ही रिद्धिमा को अपने आप से दूर किया। बस वो पराठे को चकले और बेलन के बीच में दबाती चली गई। माँ, आप मुझसे लड़िए, आप मुझे मारिए, आप मुझसे बात तो करिए प्लीज़। माँ, आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे रहूँगी? आपको पता है इतने दिन से आपने मुझसे एक शब्द बात नहीं की है। फ़ोन फ़ोन भी नहीं उठाती हैं आप मेरा। क्यों माँ? क्या मोहब्बत करना गुनाह है? क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन जो तू कर रही है, क्या वो गुनाह है माँ? जब मम्मी सामने हो गई थी रिद्धिमा के, तब उन्होंने ये बात कही थी, और रिद्धिमा ने तभी माँ की बात का जवाब दिया था। बोलो ना माँ, क्या प्यार करना गलत है? आपको मालूम है सांझ के पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना किया। ये जो एंट्रेंस मैंने क्लियर किया है और जो मैं अब पढ़ूँगी, उन सब की फ़ीस पापा दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो उन्होंने ये किया। वो बहुत अच्छे हैं माँ, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ये कदम लेगी। माँ, अगर आप इतना ही कहा था रिद्धिमा ने कि उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी और अपनी बात में शब्द जोड़े थे। अगर आप मना करेंगी
अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं शांत से माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन जब आप राज़ी नहीं होंगी तो मैं आगे भी नहीं बढ़ूँगी। लेकिन हाँ, मैं किसी और के साथ भी आगे नहीं बढ़ूँगी। और मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ माँ, ये मत समझना। मैं बस अपनी बात कह रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी माँ ने ये एक्सेप्ट कब किया और कहाँ किया, ये देखिए अपनी माँ के आगे। वो 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 भी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ, पापा के चले जाने के बाद आप और छोटू ही मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन अब सांझ भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गई है। लेकिन आपकी रजामंदी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं अपनी खुशियों को गले नहीं लगाऊंगी। चुप हो जा और रोना बंद कर। माँ ने ये कहा था। गैस जो जल रही थी माँ ने बंद कर दी थी और अपने दोनों हाथों से रिधिमा का वो रोता हुआ चेहरा थाम लिया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे? इसे मैं कैसे स्वीकारूं बेटा? कैसे? चल मैं मानती हूँ कि इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इस समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा दिल भी तो गवारा नहीं कर रहा। तो आपका दिल गवारा नहीं कर रहा है माँ, तो मैं भी नहीं कुछ करूँगी। लेकिन आप मुझसे इस तरह नाराज़ मत रहिए। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं रहती नाराज़, बस खुश। हाँ माँ। ये क्या कह रही थी माँ? अपनी मम्मी के सीने से लग गई थी और मम्मी ने दोनों बाहों से अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था। रिधिमा का जरा सेल फोन बज गया था। रेज, तेरा तेरा फ़ोन बज रहा है यार। अब रिधिमा नेहा के घर पहुंच गई थी। किसका फ़ोन है? डॉक्टर आलिया का फ़ोन है। नेहा ने मोबाइल की स्क्रीन को पढ़कर कहा। आलिया का फ़ोन? ओह, मैं तो उनसे मिली नहीं। अपने माथे को रगड़ा था अपनी दोनों फिंगर्स से रिधिमा ने। हेलो। तो मिस रिधिमा, अब आप इतनी, मतलब मुझे इतना बेगाना कर चुकी हैं कि अब आप मुझसे मिले बगैर ही चली गई? नहीं सॉरी आलिया, वो मुझे जल्दबाजी में याद नहीं रहा। इतनी जल्दबाजी? ये तवक्को तो नहीं थी मुझे आपसे। सॉरी ना आलिया, कोई बात नहीं, उठाओ, फ़ायदा उठाओ। अब क्या करें? क्या कर ही सकते हैं? हाँ, ऐसे कहाँ हो? डॉक्टर आलिया ने पूछा था। मैं नेहा के साथ नेहा के घर पे। ओह, तो आप संगीत के लिए पहले ही पहुंच गई हैं? नहीं आलिया, मैं तो यही हूँ कब से। ये मुझे 1 हफ़्ते पहले ही ले आई थी। रिधिमा ने मुस्कुरा कर डॉक्टर आलिया की बात का जवाब दिया था। अच्छा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। घनिष्ठ दोस्त जो हैं आप दोनों। हाँ, घनिष्ठ वाली बात। रिधिमा ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर आलिया की बात का जवाब दिया था। अब आलिया, आप संगीत में आ रही हैं ना, तो वहाँ बातें। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। और क्या? नेहा कुछ आंखों से इशारा कर रही थी। क्या बोलना? रिधिमा समझ ही नहीं रही थी। ले तू ही बोल ले। रिधिमा ने जल्दी जल्दी सेलफोन अपने कान से हटाकर नेहा को दे दिया। नेहा ने अपनी आंखें भींचते हुए लिया। हेलो डॉक्टर आलिया। कहिए, होने वाली दुल्हन, क्या कहना चाहती हैं आप जो रिधिमा नहीं समझ पा रही हैं? मैं ये कह रही थी डॉक्टर आलिया कि डॉक्टर शफ़ीक को लेते आइएगा। हाँ? हाँ, वो उस दिन मैंने उन्हें हॉस्पिटल में आपके साथ देखा था और मैं तो जानती हूँ ना उन्हें। अच्छा ठीक है, लेते आएंगे हम। वैसे आपने खुद बुलाना था ना उन्हें? जी, मैंने कहा था उन्हें। अच्छा ठीक है, फिर तो खुद पहुँच जाएंगी। जी, नेहा ने ये कहा था और वापस फ़ोन जो है वो रिधिमा को पकड़ा दिया था। चलिए फिर मिस रिधिमा, मिलते हैं हम आपसे संगीत में। जी। आलिया।
और ये कहकर फ़ोन कट कर दिया था रिद्धिमा ने। संगीत की तैयारियां होने लगी थीं। ज़्यादा लोग आए नहीं थे घर में, तो जितने भी लोग आए थे उनमें से जो भी लड़कियां थीं उन्होंने अपने अपने आप को तो तैयार कर ही लिया था और नेहा को भी तैयार कर दिया था। जो भी सजावट थोड़ी माड़ी करनी थी वो कर चुके थे ये लोग, और धीरे धीरे जो म्यूजिक है वो बैकग्राउंड में बजते चले जा रहा था। रिद्धिमा ने अपने आप को सियान रंग में ढाल लिया था। हाय, वो हर बार ऐसा कैसे कर लिया करती थी। और उसके सूट में आज फीते लगे हुए थे पीछे से, हाँ, जिन्हें आप अंगिया के फीते भी कह सकते हैं। अपने बालों को ज़रा उसने गूँथ लिया था, परांदी लटका ली थी अपने बालों में और फूल लगा लिए थे हर उस जगह पर जहाँ बाल 3 लेयर लेके एक हो जाया करते हैं, समझ गए ना आप। झुमके पहन लिए थे जो ना छोटे थे ना बड़े थे, और रंग लगाया था अपने होंठ पर, बहुत बहुत अट्रैक्टिव वाला। क्या बात है रिच, आज तो डॉक्टर गुप्ता का दिल निकलने वाला है सीने से। क्या बोलती रहती है, चुप करना। मैं क्या बोलती हूँ, देख होशियार रही हो, कहीं मेरे कज़न्स में से किसी की नज़र न पड़ जाए तुझ पर और तेरा हाथ ना मांग ले। ओह वेरी फनी, और जैसे मैं अपना हाथ उन्हें दे दूँगी। नहीं नहीं, तू तो अपना हाथ दे चुकी है ना। हाँ, चल चुप कर। आज का जो सूट था रिद्धिमा का वो ज़रा पंजाबी ढंग का था, तभी तो उसने अपने बालों में परांदी लगा ली थी और वो फुलकारी दुपट्टा कुछ ऐसे अपने बदन पर डाला था कि एक तरफ से उसके बदन को तराशा जा सकता था, और पैरों की मोजड़ी कुछ अलग ही रूप दे रही थी उसे। उसने वही मोजड़ी वाले कदम ज़रा अंदर कर दिए थे। संजना की कार आकर रुक गई थी। फट से उसने अपना दरवाज़ा खोला था कार का, और फट से निधि की साइड वाला भी खोल लिया था। हाँ, निधि संजना के साथ आई थी। अपने कदम जल्दी जल्दी वो अंदर करने लगी थी, जैसे उसका दिल कितना बेचैन था अपनी मिस ब्राउन आइज़ को देखने के लिए। जैसे ही अंदर आई उसे नेहा नज़र आ गई, जो सामने वाले बेंच पर बैठी हुई थी। और नेहा, हाय, कैसी हो। मैं ठीक हूँ डॉक्टर गुप्ता, सांस तो लो। अब संजना की सांसें बड़ी तेज तेज चल रही थी, जिस पर नेहा ने एक तंज कर दिया था। हाय डॉक्टर निधि। हेलो, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं। ठीक है हम। अब संजना बात तो कर रही है नेहा से, लेकिन उसकी जो गर्दन और आँखें हैं वो ज़रा सर्चिंग मोड पर हैं, घूम रही हैं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। डॉक्टर गुप्ता, हाँ, जिसे आप ढूंढ रही हैं वो यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, मैं किसी को भी तो नहीं ढूंढ रही हूँ। वो आप सीधे जाइए, राइट मुड़ जाइए, एक कमरा आएगा जिसमें फूल रखे हुए हैं, वो वहीं है। थैंक यू सो मच। ये कहते हुए संजना के कदम फट से आगे बढ़ गए थे। डॉक्टर आलिया के परिसर यानी घर के नीचे एक कार खड़ी हो गई थी। हॉर्न बजाना डॉक्टर शफ़ी को पसंद नहीं था, तो उन्होंने ज़रा रिंग बजा दी डॉक्टर आलिया के फ़ोन की। बस बस मैं आई, बस मैं आई। आलू कितना टाइम, बस 5 मिनट। ये कहते हुए डॉक्टर आलिया ने अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया था और फट से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी थी। नीचे उतर कर वो ज़रा कार के सामने हुई थी, और जब कार के सामने हो गई थी तो किसी के दिल की धड़कनों को रोक दिया था। आज वो वाइन कलर के सूट में थी और दुपट्टा वाइट कलर का था। डॉक्टर आलिया ने अपने बालों को खोला हुआ था, माधुरी दीक्षित जैसे स्टाइल में। अपने हाथ में उन्होंने घड़ी बांधी हुई थी। जैसे जैसे अपने कदम आगे ले रही थी वैसे वैसे ये जो बाल हैं वो पीछे की तरफ उड़ रहे थे। उफ मेरे अल्लाह, क्या बनाया है तूने इन्हें। कदम दर कदम जान लेती चली जाती है। डॉक्टर आलिया तो पहुंच गई थी कार के पास, लेकिन डॉक्टर शफ़ी का दिल और निगाहें वहीं अटकी हुई थी जहां उन्होंने डॉक्टर आलिया को पहली बार आते देखा। डॉक्टर आलिया बैठ भी गई दरवाज़ा खोलकर, और सिर्फ डॉक्टर शफ़ी की निगाहों को देखने लगी थी, अपने गाल पर हाथ धरे। लगता है कोई किसी के ख्याल में गुम है। आओ 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 आओ, हाँ, नहीं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अब अपने ख्याल से बाहर आ गई थी डॉक्टर शफ़ी। किसके ख्याल में गुम होंगी मैं, हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे। क्या चाहती हो, इस दिल को निकाल कर कदमों में डाल दूँ।
नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन डोंट फॉरगेट आप न्यूरो सर्जन हैं, हार्ट सर्जन नहीं हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर आलिया की इस बात पर ठहाके देकर हंसी थी डॉक्टर शफ़ी। वैसे दिल निकाल कर रख देने के लिए यहाँ सर्जन की ज़रूरत नहीं है, बस अपने होठों से तुम्हारे होठों को छूने की ज़रूरत है ना? ये कहते हुए डॉक्टर शफ़ी करीब आने लगी थी डॉक्टर आलिया के। तभी डॉक्टर आलिया ने उनके कंधे को पुश कर कर उन्हें धकेल सा दिया था। सही है, मतलब प्यार करने वाले की कोई वैल्यू नहीं। चुप, मैंने ऐसा कब कहा? धकेला तो ऐसे ही। तभी डॉक्टर आलिया ने शफ़ी के कुर्ते की गिरेबान को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और अपने चेहरे के सामने कर दिया था। दोबारा ऐसा कहा ना तो सच में स्कैल्पेल लेके ये सीना चीर दूंगी मैं। बाप रे बाप, लग रहा है कि ये कोई डॉक्टर बात कर रही है, सर्जन बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कोई मुंबई की गलियों में घूमने वाली। अब कार चलाओगी? नहीं। हंस दी थी यहाँ डॉक्टर आलिया डॉक्टर शफ़ी की बात पर, और डॉक्टर शफ़ी ने कार स्टार्ट कर दी थी। स्टीयरिंग को घुमाकर वो सड़क पर चलने लगी थी। संजना के कदम रुक गए थे। नेहा की बताई हुई डायरेक्शन पर बाखूबी दौड़ी थी संजना, और जैसे ही उसने उस रूम में एंटर किया था, सच में उसकी आंखों के साथ साथ उसका दिल, उसकी धड़कन, उसकी सांसें सब कुछ ठहर सी गई थी। उफ, ये रिद्धिमा की पतली कमर, उस पर ये परांदा लटकता हुआ, और ये अंगिया के फीते, किसका दिल ना निकाल कर रख दें। तभी संजना ने चुपके से बहुत खामोशी से इस रूम के दरवाजे को लॉक कर दिया था, और खड़े हुए पहले उसने भरपूर निहारा था अपनी मिस ब्राउन आइज़ को, और अपने कदमों को बहुत स्लोली रिद्धिमा के पास ले जाने लगी थी। रिद्धिमा फूलों की टोकरियों में से एक छोटी टोकरी में फूल इकट्ठे करके रख रही थी। तभी संजना ने जाकर रिद्धिमा को उसके पेट से थाम लिया, और संजना की इस हरकत पर रिद्धिमा चौंकते हुए डर गई, और वो बड़ी तेज़ी में घूमी, जिससे हाथ में जो छोटी सी टोकरी थी जिसमें फूल भर ही लिए थे रिद्धिमा ने, वो ऊपर हवा में उड़ गई, और उसमें भरे फूल इन दोनों पर गिरने लगे। इन दोनों की निगाहों ने एक दूसरे में अपने आप को बांध लिया, और ये दोनों एक खिंचाव लेते नज़र आए। उन पर गिरते ये फूल नज़र आए। अब इस दृश्य को इमेजिन कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि आज के भाग में इतना ही। अब मिलेंगे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने हर चीज़ पर ज़रा गौर करिए, और दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। दुआ करिए जल्द मिलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।